नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव पर सीएम को। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम दरअसल माइक्रो लेवल पे जाके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें किस पार्टी को क्या बढ़त मिल सकती है और अतीत में उनके साथ कितने प्रतिशत वोट थे, कितनी सीटें उनको मिली थी। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए इसको कई हिस्सों में बांटकर हम बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत की थी। आज हम बात करेंगे अवध क्षेत्र की। अवध क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का बहुत खास इलाका है। यहाँ पे अगर तकरीबन तकरीबन हम देखें तो 75 जिलों में 23 जिले आते हैं और कुल 132 सीटें यहाँ पर है। 132 सीटों का मतलब यह है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो इलाका है जो पुराने जमाने में अवध संस्कृति के नाम से जाना जाता था, जिसकी खास नवाबी संस्कृति थी। इस इलाके में चर्चा करने के पहले हम आपको बता दें कि दरअसल ये इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में अपेक्षाकृत गरीब, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत गरीब है, लेकिन अपेक्षाकृत गरीब है। अभी भी यहाँ जो सामंती प्रवृत्ति है वो काफी मजबूत है। आप कह सकते हैं कि सेमी फ्यूडल है या फिर अर्ध सामंती स्थिति है यहाँ पे। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हमारे किसान थे उनके पास बड़ी जोत थी, यानी उनके पास जमीन ज्यादा बड़े बड़े थे। इस इलाके में जोत छोटी है, तो ये कह सकते हैं कि मार्जिनलाइज फार्मर या छोटे किसान यहाँ पे ज्यादा है। हम जो आज विश्लेषण करेंगे, इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से कार्तिकेय बत्रा, जिनको आप लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में देख रहे हैं और इस कार्यक्रम के वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो इलाका है, अवध का इलाका है, ये उत्तर प्रदेश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये कैसे जो राजनीतिक दल है उनकी किस्मत को तय करेगा। सबसे पहले यहाँ पर कौन सी जातियां मजबूत हैं, कौन से धर्म के लोग ज्यादा मजबूत हैं और उनका वोटिंग बिहेवियर पैटर्न किस तरीके से रहा है। धन्यवाद आशुतोष सर। पहली बात तो शुरू करने से पहले शायद आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि आज 21वीं सदी में भी हमको जाति और धर्म की राजनीति पर चर्चा करनी पड़ रही है। हम इसको बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन ये सच्चाई है, इसलिए हमें इस एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये डिस्क्लेमर जो कि कई व्यूअर्स बोलते हैं कि ऐसे एनालाइज क्यों करते हैं, पर ये एक सच्चाई है जिसको हमें फेस करना ही होगा। तो जैसा कि आपने कहा कि ये इलाका इतना अहम क्यों है, कुछ बहुत अहम बातें आपने पहले ही बता दी हैं कि 132 सीटें 403 में से, और ये इलाके की मतलब जो इसका एक्सटेंट है वो बहुत जबरदस्त है कि मतलब आप नॉर्थ में खेड़ी से शुरू करके बलरामपुर तक आइए, फर्रुखाबाद से इधर शुरू करके आप सुल्तानपुर तक, फिर इटावा से कानपुर, तो इसमें इस इलाके में लखनऊ भी आ जाता है, अमेठी भी आ जाता है, रायबरेली भी आ जाता है, कानपुर भी आ जाता है, और नॉर्थ का एक काफी बड़ा तराई इलाका और लखीमपुर खीरी जो कि चर्चा में था गलत कारणों की वजह से पिछले कुछ दिनों, वो भी इसी इलाके में आता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अपेक्षित इलाका है। यहाँ पर तालुकदारी सिस्टम लागू हुआ था अंग्रेजों के जमाने पर, जिस पर मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो इस इलाके में तकरीबन 18% मुस्लिम माइनॉरिटी जनसंख्या है और 23% शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या है। उसमें सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली जैसे जिलों में तो ये 30% से भी ऊपर है। तो अगर आप यूपी का मैप बनाएं एक शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वेस्ट टू ईस्ट ये संख्या बढ़ती है और अवध में आके ये सबसे ज्यादा कई जिलों में हो जाती है। जहां तक मुस्लिम माइनॉरिटी का सवाल है, वहां पर वेस्ट के कंपैरिजन में कम है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं नॉर्थ के जो तराई वाले इलाका है, जो अवध का नॉर्थ अवध का जो इलाका है, जैसे कि बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती, यहां पर ये जो संख्या है ये 30% से भी ऊपर हो जाती है। जहां तक बात है कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर कौन सी जातियां मेन डोमिनेंट है, तो जाटव है, पासी समाज है, कोरी समाज है और धोबी समाज है। और एक और बहुत ही, मैं जैसे कहूंगा मैं, दुखद बात, 2011 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में ये बताया गया था कि अनटचेबिलिटी, जो मतलब जो एक बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में शायद बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में सबसे ज्यादा, मतलब जिले में प्रतिशत सबसे ज्यादा कहीं है, क्योंकि ये इनफॉर्मल सर्वे में लोग जवाब दे देते हैं, तो वो अवध के नॉर्दर्न एरिया में ही है। तो जो आपने बात कही, मैं उसको और रीइंफोर्स कर रहा हूं कि एक जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर काफी 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 ज्यादा एस्टैब्लिश्ड। कार्तिक, सब लोग इस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल 2022 का विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर किसका होगा। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 300 से ज्यादा सीटें उसके पास है। अगर आप टोटल एनडीए की सीटें मिला लें तो 325 का आंकड़ा जाके पहुंच जाता है।
लेकिन अगर हम शुरू करें इस बात को लेकर, तीन जो चार महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, तो 2007 से लेकर आगे तक अभी तक इन पार्टियों के प्रति लोगों का बिहेवियर किस तरीके था, कितने प्रतिशत वोट इनको मिल रहे थे और कितनी सीटें इनको मिली थी अभी तक? तो 2000, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ना आशुतोष जी, की आप 7 में बसपा जीत जाती है चुनाव, 12 में सपा और 17 में रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो 7 में बसपा जीत जाती है, 12 में सपा जीत जाती है, 17 में भाजपा जीत जाती है। तो हमारे पास तीन बहुत अलग अलग चुनाव है एनालाइज करने के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं, 7 में बसपा यहां पर 65 सीटें जीती थी और सपा यहां पर 33 सीटें जीती थी, लेकिन भाजपा ने भी यहां 22 सीटें जीती थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत खराब प्रदर्शन किया था। 12 में कई लोग ये कहते हैं कि सपा जो जीती उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल इस इलाके ने निभाया कि 132 में से 94 सीटें सपा लेकर गई थी अपने बल पर। और 2019 तक आते आते स्थिति एकदम वैसी ही भाजपा के लिए हो जाती है, वो उससे भी बड़ी मेजॉरिटी लेकर आती है इस इलाके में कि 132 में से 110 सीटें। और यही ट्रेंड 19 2017 की विधानसभा की बात करें आप, 2019 17 में 110 और 19 में अगर हम लीड्स की बात करें तो 132 में 105। तो 17, 19 और इवन 14 में भी ये एकदम वन वे ट्रैफिक हो जाता है कि 132 में से तीनों केसेस में 100 के पार भाजपा चली जाती है, जबकि 12 में सपा 94 सीटें और बसपा 7 में 65 और सपा 33। अगर हम वोट शेयर देखें तो 7 और 12 में ऐसा लगता है कि फ्लिप हो जाता है वोट शेयर, कि सपा का जो 26% 7 में था जब वो हारती है या कम अच्छा प्रदर्शन करती है इस इलाके में, और बसपा का 30.5 के आसपास था। तो ये बदल कर सपा के लिए तकरीबन 32% हो जाता है 12 में और बसपा के लिए 25। तो कहीं ना कहीं एक फ्लिप हो जाता है, मतलब कि बसपा का वोट शेयर सपा मिल गया, सपा को बसपा। लेकिन उसमें भी ये होता है कि सपा को जो सीटें मिलती हैं वो ज्यादा मिलती हैं 12 में बनिस्बत जो 7 में बसपा को मिली थी। 14, 17, 19 में आने के बाद ये मामला अब 20, 25, 30 का नहीं रहता। 14 और 17 में भाजपा इस इलाके में 41-42% वोट शेयर ले जाती है और 19 तक आते आते, क्योंकि इस इलेक्शन इतना पोलराइज हो जाता है कि एक महागठबंधन और भाजपा, तो भाजपा इस इलाके में 51% वोट लेकर आती है। ये लोकसभा की बात कर रहे हैं आप? ये लोकसभा की बात। तो अगर हम भाजपा का ट्रेंड देखें तो 2007 में 20, 12 में 14 डिप हो जाता है, 14 में उठ के 42, 17 में 41 और 19 में जाके ये 51% पे पहुंच जाता है। कांग्रेस की भी जरा सी बात कर लो कि कांग्रेस का जो अमेठी रायबरेली के जो बैस्टियन थे, बट कार्तिक यहाँ पे एक चीज हमारे ख्याल से अपने दर्शकों को ये बतानी पड़ेगी कि दरअसल 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था जी, और 2019 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था। बिल्कुल। तो जो वोट शेयर हमारे दर्शक जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 2017 में जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन इस इलाके में था उसको 30% वोट मिले थे, 17 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का जो गठबंधन था उसको 34% वोट मिलते और 17 सीटें का मतलब जो लोकसभा में जो सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी में, उसमें 17 विधानसभा सीटों पर उनको बढ़त हासिल। ऐसा नहीं तो वो सीटें जीती क्योंकि लोकसभा की सीटें हैं। तो ये हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बताना जरूरी है। और समाजवादी पार्टी अगर आप ध्यान से देखें तो कभी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, जैसा कि 2019 के विधानसभा के चुनाव में था। 2017 में वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, उसके पहले वो इंडिपेंडेंट चलती रही है। बिल्कुल जी, नहीं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो। इसीलिए ये तुलना करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अक्रॉस इलेक्शंस कि हम सपा को, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम 3 उन पार्टियों का वोट शेयर जोड़ देते हैं जो ज्यादातर अलायंस में रही हैं एक तरीके से, सपा, आरएलडी और कांग्रेस। तो सपा, आरएलडी, कांग्रेस का वोट शेयर है, क्योंकि बसपा का भी अलायंस पहली बार 19 में ही हुआ पिछले कुछ सालों में। अगर हम देखें तो बसपा को अगर साइड भी कर दें तो सपा, आरएलडी, कांग्रेस का वोट शेयर जो 2007 में तकरीबन 37% था, वो 12 में बढ़ के 45-46 पहुंच जाता है, क्योंकि सपा बहुत अच्छा करती है। वही 14 में गिरकर 31% हो जाता है और 17 में भी वो 31 ही रहता है। तो आप देखिए कि सपा अगर हम सपा की ग्रुपिंग बनाएं वो 7 में ठीक ठाक प्रदर्शन करते हैं, लेकिन 12 में एकदम पीक पे पहुंचते हैं। उसके बाद 14 और 17 में वो मेंटेन करते हैं वो वोट शेयर अपना तकरीबन 30-31% के आसपास। तो गेन जो है वो भाजपा का हर तरह से आ रहा है। एक बहुत बड़ी चीज इस इलाके में जो अपर कास्ट वोट है,
जो अपर कास्ट वोट 2007 में चला जाता है बसपा को काफी हद तक, 12 में काफी हद तक समाजवादी पार्टी को चला जाता है। ये भाजपा से छिटकता हुआ अपर कास्ट वोट था जो 14, 17 और 19 में उनके पास वापस आ जाता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें खास बात ये दिखाई पड़ रही है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर इस इलाके में लगातार गिरा है। अगर आप 2007 में देखें तो उसके पास, चूंकि सरकार उस बार बनाई तो 30% था, 2012 में 25% हो जाता है, 2017 में 21% होता है, और 2019 में चूंकि बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी का अलायंस था, फिर भी बीएसपी का वोट परसेंटेज तकरीबन 17 या 18% के आसपास आके बैठेगा यहाँ पे। तो बीएसपी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है। और एक चीज और जो हमारे दर्शकों, जो कार्तिक आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए, जो पिछली बार भी आपने इसका जिक्र किया था, कि जो 2007 में अन्य के जो खाते में वोट शेयर जा रहे हैं, बिल्कुल, वो 2017, 2014 और 2019 में उसमें जबरदस्त कमी आती, यानी कम से कम 7 से 8% की कमी इसमें आती। ये जरा हमारे दर्शकों एक बार फिर एक्सप्लेन करें और बताएं इसका मतलब क्या होता है। नहीं, बहुत अहम बात है, और मैंने ये चर्चा की, फिर आपने भी कुछ शोज में ये उठाया, तो मुझे अच्छा लगा कि इस पर हम तवज्जो दे रहे हैं कि जो अन्य के खाते का वोट जो 7 में 12% और 12 में 15% था, वो 17 में आके केवल 7% रह जाता है, और 19 में आके केवल 3.5% रह जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लोटिंग वोटर जो है वो अब कमिट हो रहा है कहीं ना कहीं, वो अदर्स को, वो जिससे कहते हैं ना अपना वोट वेस्ट करना, तो या जी हम इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। अब इसमें क्योंकि भाजपा गेन कर रही है, तो ये मानना सही होगा कि काफी हद तक ये वोट भाजपा को गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा को ही गया होगा, वोट जरूर बटे होंगे, और क्योंकि पोलराइजेशन काफी जबरदस्त हो गई। अब जहां तक आप बसपा की बात करें आशुतोष जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, 2007 में बसपा बहुत अच्छा करती 30%, लेकिन अगर आप बसपा का ग्राफ देखें यूपी में, 7 और 12 के बीच बसपा एक्चुअली अपर कास्ट में गेन करती है या स्टेबल रहती है, वो अपने जाटव कोर वोट में लूज करती है और एमबीसीज में लूज करती है, और इसका फायदा 12 में समाजवादी पार्टी को होता है। और फिर जब हम 17 में आते हैं, तो 17 में पूरा अपर कास्ट वोट एक मुश्त भाजपा के पास, लगभग एक मुश्त भाजपा के पास, नॉन जाटव दलित भाजपा के पास, नॉन यादव ओबीसी भाजपा के पास। तो ये जो 41-42% का जो हम वोट शेयर कह रहे हैं, या जो 51% 19 में कह रहे हैं, ये तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वोट शेयर के जो चंक्स हैं वो बड़े बड़े चंक्स भाजपा के पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल। और ये जी सॉरी कार्तिक, एक चीज और बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आंकड़ों को देख रहा था, 2017 में इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिलते हैं और सीट ये जीतती है 110। लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 10% जंप करता है, यानी 41% से बढ़ के 51% होता है, और उनको सीटें जो बढ़त मिलती है 105। तो 10% का गैप आता है, यानी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 10% कम था, लोकसभा में 10% ज्यादा हो जाता है। या एक चीज मैं जरूर अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जब हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो उसको आप एनडीए मान के चले। बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की, जो बहुत ही छोटी है, जिनको यहाँ पे जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें अपना दल इस इलाके में काफी सक्रिय है। हाँ, तो उसकी वजह से ये जो वोट शेयर आपको दिखाई पड़ रहा है, उसमें 1-2% की बढ़ोतरी दिखाई पड़ सकती है, बीजेपी का 1-2% कम हो सकता है। तो ये जो 10% की कमी है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, 10% बड़ा है वोट शेयर, मतलब जो विधानसभा के चुनाव में, क्या इस बार भी वही फिनोमेनन होगा लोकसभा की तुलना में? उसके पहले एक और इंटरेस्टिंग बात समझा देता हूं कि 10% वोट शेयर बढ़ने के बाद भी जो असेंबली सेगमेंट्स है वो 110 से 105 कैसे हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि 19 तक आते आते जो विपक्ष है वो एकजुट हो जाता है। तो जो वोट पहले स्प्लिट हो रहा था समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में, वो अब स्प्लिट नहीं होता। तो इसलिए हालांकि भाजपा 10% गेन करती है इस इलाके में, लेकिन वो असेंबली सेगमेंट गेन नहीं कर पाती, क्योंकि ऑपोजिशन यहाँ पर स्ट्रांग हो जाती है कंपैरेटिव। अब जहां तक बात है 19 और 22 की आप बात करें, तो ये हमने 2019 से एक ट्रेंड देखा है कि स्पेशली जब भाजपा का कोई मुख्यमंत्री री इलेक्शन के लिए खड़ा होता है या खड़ी होती है, तब जो एक मोदी मैजिक है वो इतना काम नहीं करता। और हमने ये नोटिस किया है कि नेशनल इलेक्शन से स्टेट इलेक्शन के बीच में तकरीबन 5 से 10% का गैप डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाता है। तो अगर हम इस 51 को 41 बना दें, या कल को हम देखें कि इस इलाके में 41, 42, 43 पहुंच गया है, तो कोई इसमें हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मोदी बूस्ट मिलता है, पीएम मोदी बूस्ट नेशनल इलेक्शन में, जो स्टेट इलेक्शन में, खासकर के उस स्टेट इलेक्शन में जहां पर ऑलरेडी भाजपा सरकार में है, जो हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, झारखंड में देखा 19 में।
तो वहां पर ये नहीं होता। चाहे बिहार में भी आपने देखा 2020, तो वहां पर भी नहीं होता। तो ये गिर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरी बात ये भी है कि अब विपक्ष भी उतना जुड़ा हुआ नहीं है, संगठित नहीं है, तो वो लेवल ऑफ पोलराइजेशन पे भी निर्भर करेगा। बसपा भी एक अलग खिलाड़ी है इस बार, सपा अलग खिलाड़ी है, तो काफी सारी चीजें अलग हैं इस बार। तो अब जो 2022 51% से ऊपर जाना आशुतोष जी, मतलब संभव नहीं है मेरे हिसाब से। मैं गलत हो सकता हूं। हाँ। तो नीचे ही जाएंगे, लेकिन फिर भी लीड इतनी फॉर्मिडेबल है कि सपा अगर मेन ऑपोजिशन पार्टी है तो उन्हें काफी काम करना पड़ेगा इस इलाके में वापस इसको रीगेन करने के लिए, जैसा कि उन्होंने 12 में किया। अब 2022 का जब चुनाव के सिनेरियो पे हम बातचीत करते हैं, तो हम जो बेंचमार्क वोट परसेंटेज हम विधानसभा के लेके चलते हैं 41%, क्योंकि बहुत मैसिव विक्ट्री पिछली बार उनको हुई थी। बिल्कुल। और ऐसे में इस बार आपको क्या लगता है, क्या ये 41 के ऊपर जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है, 41 के नीचे जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है? कौन कौन से मुद्दे हैं जो दरअसल इस बार बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे? देखिए, ये कह पाना कि 41 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं फील्ड पे नहीं गया हूं अभी तक। मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं वो मैं पीछे डेटा में जाकर देख रहा हूं, हिस्टोरिकल पैटर्न देख रहा हूं, तो वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन मुद्दे जहां तक हैं, तो एक तो ये कास्ट कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे कि इसी इलाके में बीजेपी ने भी काफी सारी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया है और समाजवादी पार्टी ने भी काफी सारी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया है। तो एक जो अति पिछड़ा वर्ग है या जो नॉन जाटव शेड्यूल कास्ट है, एक तो वो इक्वेशन पूरी अपने आप बनेगी। लेकिन मुद्दे तो महंगाई का मुद्दा, जो कि आप भी काफी सारे अपने शोज पर उठा रहे हैं, ये एक रोल प्ले कर सकता है। कोरोना की मैनेजमेंट को अगर ठीक से उठाया जाए, हालांकि एक मेमोरी का प्रॉब्लम होता है पॉलिटिकल स्पेस में कि हम कितना समय तक किसी चीज को याद रखते हैं। इस समय महंगाई दिख रही है तो इसलिए समझ में आ रही है कि ये एक मुद्दा है, तो क्या वो एक बड़ी चीज बन सकती है। और एक जो बात हो रही थी कि अपर कास्ट में जो ब्राह्मण समाज की जो एक भाजपा से थोड़ी सी कहीं ना कहीं नाराजगी है, वो किस हद तक क्या रोल प्ले करती है और कौन उसको टैप कर पाता है। मेरे हिसाब से और भी मुद्दे हो सकते हैं जमीनी स्तर पर, लोकलाइज्ड मुद्दे, जो कि हमने देखा था कि पंचायती चुनाव में रिजल्ट जो आया 2021 के शुरुआत में, उसने भाजपा को अच्छा संकेत नहीं दिया। तो लोकलाइज्ड मुद्दे भी हो सकते हैं, बट बड़े बड़े ब्रॉड मुद्दे ये समझ में आते हैं। बिल्कुल। हमारे इस कार्यक्रम में और एक आखिरी बात अशोक जी, एक जो ओबीसी निग्लेक्ट केशव प्रसाद मौर्य जी का जो एक पूरा एक आप नैरेटिव बना कर सकते हैं कि देखिए मौर्य साहब को उतनी इज्जत नहीं दी गई, तो अब हम बेसिकली वेस्ट से ईस्ट आते आते अब हम कास्ट पॉलिटिक्स वाले एरिया में जाते जा रहे हैं, तो इन एरियाज में इन चीजों का काफी फर्क पड़ेगा। जो बात अभी कार्तिक कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो 2017 में जहां पे चूक गई थी, वो चूकी थी कि जो छोटी छोटी जातियों के साथ उसने गठबंधन उतनी मजबूती के साथ नहीं किया था। लेकिन इस इलाके में इस बार अगर आपने देखा तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और दूसरे छोटी छोटी जातियों के नेताओं के साथ घूम रहे हैं। राजभर वो समाज है जिसने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन एक तरीके से किया था, सीट के संदर्भ में नहीं लेकिन एक मोमेंटम बनाने के संदर्भ में। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छिटककर समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि बीजेपी ने इसको बैलेंस आउट करने के लिए दो दूसरी समाज राजभर की जो छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ गठबंधन किया, जिनका नाम है शोषित समाज पार्टी और एक और पार्टी जिसका नाम है भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी। तो अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जातियों के जो छोटे छोटे गठबंधन बन रहे हैं उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी समाजवादी पार्टी भी उसी तरीके का फॉर्मूला अख्तियार कर रही जो बीजेपी ने 2014 में किया था। अब इस प्रदेश ऐसा ही कुछ असम में हुआ था आशुतोष सर कि वो जो हिल्स का एरिया है वहां पर गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ चला गया, तो इन्होंने एक दूसरी पार्टी जो उस एरिया से आती है उनको साथ अलायंस करके वो इलेक्शन लड़ा था। बिल्कुल। तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है चुनाव इस बार, और खासतौर पर अवध बहुत ही दिक्कत पैदा कर सकता है भारतीय जनता पार्टी, कम से कम मेरा अपना ये असेसमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और अगले इतवार को भी आप हमारा इसी तरीके से कार्यक्रम देखना ना भूलिएगा, जहां हम एक और क्षेत्र उत्तर प्रदेश को लेंगे और उसमें चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।